पिछले एपिसोड में देखा था। आखिरकार जू किंग ने छुपे हुए बोन ब्लेड को देख ही लिया, जो डर के मारे एक पेड़ के खोखल में छिपा था और उम्मीद कर रहा था कि जू किंग उसे बचाने आएगा। वो मुझसे बीमा खरीद चुका था। बोनब्लेड बेहोश था और एक भारी भरकम आदमी के कंधे पर बंधा हुआ पड़ा था। उस आदमी के साथ एक काला चमड़े का कुर्ता पहने झुकी हुई पीठ वाला बूढ़ा भी था। उसकी सर्द आंखें और 7वीं क्यूई कंडेंसेशन की ताकत देखकर साफ था कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वे लोग बोनब्लेड को इसलिए पकड़कर ले जा रहे थे ताकि उसे दूसरों के साथ मिलाकर मीट ट्रेजर के तौर पर बेच सकें। अचानक झुंड के 4 लोगों में से 2 को बुलाया गया और वे सभी वहां इकट्ठा हुए। वहीं पेड़ पर छुपा हुआ सब कुछ देखता हुआ शू चिंग भी मौजूद था। उसने बोनब्लेड को बीमा बेचा था और उसकी नज़र में बीमा लेने वाले को जंगल के बाहर सुरक्षित पहुंचाना उसका कर्तव्य था। बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। हमला। शू चिंग ने बिजली की गति से हमला किया और भारी भरकम आदमी का गला काट डाला। बोनब्लेड को झाड़ियों में फेंक दिया। बाकी 3 लोग चौंक गए। बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी कि शू चिंग को हट जाना चाहिए, लेकिन बोनब्लेड ने चिल्लाकर कहा कि ये लोग कैंप के मालिक के लिए काम करते हैं और कई सालों से लोगों को पकड़कर गुलाम बनाते आ रहे हैं। इस पर शू चिंग का कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए तो सिर्फ इतना मायने रखता था कि बोनब्लेड ने बीमा खरीदा था। बूढ़े आदमी ने फिर भी हमला किया। एक खून की बर्फ की आंधी बनाई और 2 साथी शू चिंग पर झपटे। लेकिन तभी दोनों साथियों की त्वचा काली पड़ने लगी, खून निकलने लगा और वे तड़प कर मर गए। बूढ़ा आदमी घबरा गया। उसने भी जहर से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसने भी खून उगलते हुए दम तोड़ दिया। शू चिंग ने उसकी लाश से चीजें बटोरीं और फिर सबकी लाशों पर पाउडर छिड़ककर उन्हें गला दिया। अंत में बोनब्लेड भी जहर से डर गया और माफी मांगने लगा। शू चिंग ने उसे जहर का पैकेट दिया, जिससे उसका रंग तो ठीक हो गया, लेकिन चेहरा सूज गया। बोनब्लेड ने डर के मारे पूछा, ये क्या दिया? तो शू चिंग ने ठंडे स्वर में कहा, यह भी जहर था। हड्डी की तलवार बोन ब्लेड जहर के डर से बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में जंगल के किनारे होश में आता है। वहां उसे एक बांस की पट्टी मिलती है, जिस पर लिखा है, बीमा समाप्त हुआ। उसे लगता है कि वह जिंदा बच गया है। उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। दाएं वाला वापस शिविर की ओर जाता है और बाएं वाला शहर की ओर। सोच विचार के बाद वह अपने प्राण बचाने के लिए दाएं रास्ते से शिविर लौटने का फैसला करता है। लेकिन तभी एक ठंडी रोशनी उसकी खोपड़ी भेद देती है और उसकी मौत हो जाती है। सू कियंग ने पहले से अनुमान लगा लिया था कि बोनब्लेड क्या करेगा, इसलिए वहीं छुपा हुआ था। उसने शव पर कॉर्प्स रैवेजिंग पाउडर छिड़ककर जंगल की ओर बढ़ गया। सू कियंग की प्रयोगशाला और प्रयास। सू कियंग अपने गुप्त घाटी वाले प्रयोगशाला में पहुंचता है, जहां उसने सैकड़ों विषैले पौधे और कुछ औषधीय पौधे इकट्ठे कर रखे हैं। वह सफ़ेद बोलस बनाने की कोशिश करता है, जो म्यूटेजन को दूर करती है, लेकिन उसके पास सारे ज़रूरी पौधे नहीं हैं। वह कुछ विकल्पों के साथ प्रयोग करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यहाँ तक कि उसकी बनाई गोलियों से म्यूटेजन और भी ज़्यादा आकर्षित होकर भयंकर विस्फोट कर देता है, जिससे पिंजरे में बंद काले तराजू वाले भेड़िए का फटकर मर जाता है। समाप्त हुए काले तराजू वाले भेड़िए के बाद सू कियंग का समग्र खेती बढ़ता है। सी एंड माउंटेन मंत्र के 6ठे स्तर के लिए भारी उतावलापन रखते हुए सू कियंग बारीकी की जांच करते हुए अपनी कुंडली का नक्शा बनाता है। 6 दिन की मेहनत और अंत में उपलब्धि। 6 दिन में सू कियंग बार बार असफल होता है, लेकिन इस दौरान उसकी दवाओं को मिलाने की समझ और खेती दोनों में प्रगति होती है। अंततः वह सी एंड माउंटेन मंत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच जाता है। 6ठे स्तर पर उसकी पीठ के पीछे एक भूतिया हबगॉब्लिन की आकृति प्रकट होती है, जिसमें पहले से ज्यादा ताकत और एक सींग भी होता है। सीएन माउंटेन इनकैंटेशन कोई बहुत असाधारण तकनीक नहीं थी। दक्षिण फीनिक्स महाद्वीप में ऐसी बहुत सी तकनीकें थीं जिन्हें छोटे छोटे कुल और साधारण संगठन साधना करते थे। आमतौर पर इसे उच्च स्तर तक साध लेने पर भी युद्ध क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती थी, परंतु सूचिंग ने इस तकनीक से कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। वह 5वें स्तर पर ही ऐसी शक्ति प्रकट कर रहा था जो सामान्यतः 6ठे या 7वें स्तर पर होती। अब 6ठे स्तर पर उसका स्पेक्ट्रल गोब्लिन एक स्पेक्ट्रल हॉब गोब्लिन में बदल गया था, जो साधारण गोब्लिन से कहीं अधिक ताकतवर था। ये देखकर उसने सोचा कि 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्तर पर क्या होगा।
वो अपनी प्रयोगशाला में बैठा सोच रहा था, साथ ही अपनी नई ताकत और गति को महसूस कर रहा था। अब वो इतनी तेजी से दौड़ सकता था कि उसे बस हवा के प्रतिरोध की चिंता रह गई थी। उसे यकीन था कि अब वो 2 सातवें स्तर के क्यू कंडेंसेशन साधकों से भी लड़ सकता था। सूचिंग की छाया भी इस दौरान मजबूत हो गई थी और अब दोनों के बीच का संबंध और गहरा हो गया था। उसने छाया का प्रयोग करते हुए देखा कि वह चीज़ों को स्पर्श करके उसमें म्यूटाजन डाल सकती है। हालांकि अभी यह क्षमता पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि एक दिन उसकी छाया उसकी सबसे गुप्त ताकत बनेगी। उसने प्रयोगशाला में मौजूद काले तरल को 10 गोलियों में बदलकर उनका नाम रखा ब्लैक बोलस। फिर वह और औषधीय पौधों को इकट्ठा करने और एक और काले भूरे भेड़िए को पकड़ने जंगल की तरफ चला गया। जंगल में गहराई में जाते हुए उसे महसूस हुआ कि वहां के जंगली जानवर असामान्य रूप से शांत थे, मानो किसी चीज से डर रहे हों। तभी उसे जेलीफिश जैसे पारदर्शी जीवों का झुंड दिखाई दिया, जिनमें कुछ बहुत बड़े और सैकड़ों छोटे थे। वे मंदिर परिसर की तरफ बढ़ रहे थे। एक जेलीफिश ने उसे देखा और उस पर हमला करने की सोची, लेकिन अभी सूचिंग के पीछे प्रकट हुए हॉबगॉब्लिन को देखकर वह रुक गई और फिर दूसरी तरफ बढ़ गई। सूचिंग ने राहत की सांस ली। मंदिर परिसर में शहर से आए अमीर युवक युवतियों का समूह और उनके अंगरक्षक फंस चुके थे। सैकड़ों छोटी जेलीफिश और ऊपर उड़ती विशाल जेलीफिश के हमले में उनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे। समूह का मार्गदर्शक ऑल्स्टोनी भी घायल होकर गिर गया और अंत में मर गया। मरते वक्त उसे बस यही ख्याल आया कि वह अब कभी शहर का निवासी नहीं बन पाएगा। मंदिर परिसर में तबाही। मंदिर परिसर में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। अंगरक्षक, सेवक और कुछ नौजवान जो सिर्फ किताबों से ही वर्जित क्षेत्र के खतरों को जानते थे। मरने से पहले उनके चेहरों पर जो दहशत थी वो अब भी नजर आ रही थी। मरने वाली जेलीफिश भी थीं तो मरने के बाद बदबूदार कीचड़ जैसी बन गईं और आसपास के वातावरण में जहरीला म्यूटेजन फैला रही थी। ज़ूगचिंग का आगमन। 2 घंटे बाद ज़ूगचिंग वहां पहुंचे। उन्होंने लाशों को देखकर कोई खास भाव नहीं जताया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत लाशें देखी थी। वे लाशों की चीज़ें नहीं उठाईं क्योंकि वे सब म्यूटेजन से दूषित हो चुकी थीं, लेकिन कुछ जेलीफिश के अवशेष इकट्ठा किए। वहां उन्हें ओल्ड स्टोनी की लाश मिली, जिसके सीने में बड़ा छेद था। ज़ूगचिंग ने उसकी आंखें बंद की और बिना कोई निशानी छोड़े उसे दफना दिया। स्कैवेंजर्स के जीवन की यही हकीकत थी, जीते हुए संघर्ष और मरने पर बस शांति। बीते 4 महीने की यादें। 4 महीने में ज़ूगचिंग ने कई साथियों को खोया। कैप्टन ब्लड शैडो, फ्लेम क्रो, फैट माउंटेन, हॉर्सफोर, सैवेज घोस्ट, बोन ब्लेड, ओल्ड स्टोनी और कई और स्कैवेंजर्स। इस दुनिया में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी, बस ताकत ही जिंदा रहने का जरिया थी। खतरनाक सुराग। जंगल में चलते हुए ज़ूगचिंग को एक पौधे की पत्ती पर मुश्किल से दिखने वाला चूर्ण मिला, जिसमें एजलेस सेंटीपीड का खून था। ये जानवरों को आकर्षित करने के लिए शिकारी इस्तेमाल करते थे। ज़ूगचिंग ने अंदाज़ा लगाया कि शायद किसी ने जेलीफिश को जानबूझकर उकसाया था। अजनबियों से सामना। वो अपने लैब में लौटे, तभी जेलीफिश से भागते हुए एक समूह वहां आ पहुंचा। घायल अंगरक्षक और डरे हुए अमीर नौजवान और युवतियां। उनमें एक युवती के हाथ में साफ दस्ताने थे, जिससे ज़ूगचिंग को शक हुआ कि वही चूर्ण बिखेरने वाली है। ज़ूगचिंग ने सबका आंकलन किया, किसका कल्टीवेशन स्तर क्या है, कौन खतरा हो सकता है। तनाव और टकराव। अंगरक्षकों ने विनम्रता से ज़ूगचिंग से रात रुकने की अनुमति मांगी। ज़ूगचिंग ने बिना कुछ कहे उन्हें रुकने दिया, पर युवती ने नकली मासूमियत दिखाकर ज़ूगचिंग को उकसाने की कोशिश की। कुछ नौजवान उसके पक्ष में बोलने लगे। तभी ज़ूगचिंग ने अपनी डैगर बिजली की तरह फेंककर उसका बाल काटा और ठंडी आवाज में चेतावनी दी, हमारा मिलना बस एक संयोग है, ज्यादा मत बढ़ाओ। अंत में और खतरा। चुप्पी के बाद अचानक एक चीख गूंजी। एक छोटी जेलीफिश ने एक अंगरक्षक पर हमला कर दिया और फिर कई और जेलीफिश भी वहां आ गईं। शू किंग ने पलटकर देखा तो सैकड़ों जेलीफिश घाटी की ओर हमला कर रही थीं। वहां मौजूद युवा और उनके बॉडीगार्ड्स तुरंत लड़ाई में कूद पड़े। उनमें से एक शक्तिशाली युवक यंग मास्टर बाई ने रंग-बिरंगी रोशनी से हमला किया, लेकिन जेलीफिश जादुई तकनीकों के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी थीं, इसलिए उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। तेजी और चपलता के कारण जेलीफिश ने शुरुआत में ही कई लोगों को मार डाला। शू किंग की तरफ भी 3 जेलीफिश बढ़ीं। उसने पहले मुक्के से एक को फोड़ डाला, फिर अपनी तेजी और चाकू से बाकी 2 को भी मार दिया। ये देखकर बाकी युवक भी उसकी तरफ खिंचे चले आए। अब 10 जेलीफिश उस पर टूट पड़ीं, लेकिन शू किंग ने अपने डैगर और फिर आयरन स्क्यूअर से उन्हें भी मार गिराया। उसने जहर का भी इस्तेमाल किया ताकि जेलीफिश की गंध छुपा सके।
लेकिन उसका डैगर म्यूटेजन से खराब हो गया। तभी यंग मास्टर बाई ने उसे अपनी तलवार फेंक कर दी। शू किंग ने उस तलवार से कई जेलीफिश को काट डाला। सब युवा और बॉडीगार्ड्स उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। एक युवती जिसने ये हमला करवाया था, डर के कारण टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग कर भाग गई। इसके बाद शू किंग ने सीएन माउंटेन इनकांटेशन का उपयोग कर स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन की छवि प्रकट की, जिसने डरावनी गर्जना की। ये देखकर जेलीफिश डर गईं और वापस चली गईं। शू किंग के पीछे खड़े बाकी सभी युवा ये देखकर सन्न रह गए। इतनी शक्तिशाली शरीर साधना सिर्फ शिखर स्तर के बॉडी कल्टीवेटर्स में होती है। इसके बाद यंग मास्टर बाई आगे बढ़ा और बोला कि उस लड़की का नाम ली रुओंगन था और वह विशेष सुरक्षा के लिए टेलीपोर्टेशन ताबीज लेकर आई थी। शू किंग ने पूछा, ग्रैंड मास्टर बाई तुम्हारे क्या लगते हैं? बाई यूनदोंग ने जवाब दिया कि वे उनके दादा के भाई हैं। शू किंग ने सिर हिलाया और कहा कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, मैं तुम्हें बाहर छोड़ाता हूँ। शू किंग ने सभी को घाटी से बाहर निकाला। सुबह होते होते वे जंगल के किनारे पहुंच गए, जहां बाहर की दुनिया दिखाई देने लगी। सब ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद आकाश से 3 शक्तिशाली संरक्षक आए। युवाओं ने उन्हें सब बताया और शू किंग की बहादुरी की भी चर्चा की। संरक्षकों ने दूर से शू किंग को सिर हिलाकर सम्मान दिया। बाहर निकलकर यंग मास्टर बाई ने अपनी तलवार शू किंग को भेंट की और कहा कि वे उसे कभी नहीं भूलेंगे। शू किंग ने तलवार अपने पास बांध ली और वापस बेस कैंप की ओर बढ़ा। लेकिन बेस कैंप पहुंचते ही उसे माहौल अजीब सा लगा। वहां कई अनजान लोग और मालिक के खास गार्ड थे। एक कोने में मालिक का आदमी मुस्कुरा रहा था। शू किंग तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। वहां क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर बुरी तरह घायल पड़े थे। क्रूसिफिक्स कांपते हुए बोला, किड, सर्ज के साथ कुछ हो गया। ये सुनते ही शू किंग को गहरा झटका लगा। उसका चेहरा सख्त और आंखों में खून का उबाल दिखा। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्रूसीफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर ने जबरदस्त संघर्ष किया था, लेकिन सर्जेंट थंडर के पुराने दुश्मन के सामने वे टिक नहीं पाए। इस दुश्मन का संबंध नाइट डव नामक एक रहस्यमय संगठन से था, जो दक्षिण फीनिक्स में कई कारवां चलाता था और इंसानों की तस्करी जैसे घिनौने काम करता था। सर्जेंट थंडर का जीवन पहले शांत और अच्छा था, परंतु एक दुर्घटना में उनकी मंगेतर की मौत और बदले की लड़ाई में उनकी कल्टीवेशन नष्ट हो गई। फिर उन्होंने स्कैवेंजर बनकर जीवन बिताया, मगर हाल ही में उन्होंने अपने पुराने दुश्मन को जिंदा देखा, जिससे वे फिर टूट गए। जब शू किंग को सारी सच्चाई पता चली तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अकेले ही कैंप के गेट पर हमला कर दिया, गार्ड्स को निर्ममता से मार डाला। तेज तलवार और खून से सने हाथों के साथ उसने एक एक करके सभी दुश्मनों का अंत कर दिया। सबसे भयानक क्षण, शू किंग ने एक आदमी के शरीर में तलवार फंसाकर इतनी जोर से खींची कि वो पैर से लेकर ठुड्डी तक चीर गया और आदमी 2 टुकड़ों में बंट गया। शू किंग के इस खून खराबे को देख आसपास के स्कैवेंजर्स भी कांप उठे, पर हैरानी में उसका पीछा करते हुए कैंप ओनर के मैंशन की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच मैंशन के अंदर कैंप ओनर अपने मेहमान, एक घमंडी बूढ़े आदमी के साथ चाय पी रहा था। कैंप ओनर को पूरा विश्वास था कि शू किंग जैसे स्कैवेंजर को मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर वो मेहमान उसे जिंदा पकड़वाना चाहता था। पर शू किंग के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, सर्जेंट थंडर के लिए बदला और नाइट डव की इस बुराई को खत्म करना। जैसे ही प्याली मेज पर रखी गई, कैंप मालिक की हवेली के बाहर की गली खून और लाशों से भर गई। शुरुआत में एक्स क्यूंग बाघ की तरह दहाड़ते हुए हमला करता है। उसके रास्ते में जो भी आता है, चाहे कैंप के गार्ड हों या कारवां के काले कपड़ों वाले अजनबी, सभी पर वो कहर बनकर टूट पड़ता है। उसकी आंखों में मौत की ठंडक है और उसकी चाल में कोई झिझक नहीं। 2 ताकतवर दुश्मन। हवेली की छत पर एक बूढ़ा आदमी नीली दास्तानी पोशाक में और एक अधेड़ उम्र का ताकतवर आदमी खड़ा है। बूढ़ा आदमी हवा में चलने का दिखावा करता है, लेकिन एक्स क्यूंग चालाकी से जहर का इस्तेमाल करता है और उसका सिर काटकर अलग कर देता है। दूसरी भिड़ंत। अधेड़ उम्र का आदमी भी ताकतवर शरीर साधना वाला होता है। दोनों के बीच भीषण मुठभेड़ होती है। एक्स क्यूंग की ताकत और रिकवरी क्षमता उससे कहीं ज्यादा होती है। आखिरकार एक्स क्यूंग उसके सिर को अपने घुटने से तोड़कर उसे भी मार देता है। अंत में एक्स क्यूंग का खून से सना शरीर और उसकी आंखों में खून की प्यास देखकर बाकी सब दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। तभी हवेली का दरवाज़ा टूटकर गिरता है और बाहर आता है कैंप का मालिक, सुनहरी पोशाक में। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी है जिसने किसी को पकड़ा हुआ है और वो एक्स क्यूंग के पिता समान सार्जेंट थंडर निकलते हैं।
एक्सक्यूंग की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है। उसके लिए अब ये लड़ाई नहीं बल्कि किसी अपने को बचाने की जंग बन चुकी है। शिविर का मालिक शिव किंग को अपमानित करता है और गुस्से में उस पर हमला करता है। वो एक शक्तिशाली बॉडी कल्टीवेटर है जिसने गोल्डन वाजरा वॉरियर नामक उच्च स्तर की तकनीक सीखी है। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है और वो शिव किंग पर पूरी ताकत से हमला करता है। शिव किंग लड़ाई के बीच अपने साथी सार्जेंट थंडर को बचाने की योजना बनाता है। वो अपनी छाया को उपयोग करता है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है। जैसे ही शिविर का मालिक उस पर वार करता है, शिव किंग अपनी छाया को पुराने आदमी जो सार्जेंट थंडर को पकड़ के खड़ा था की कलाई पर भेज देता है। छाया के जहर और म्यूटेशन की ताकत से बूढ़े आदमी का हाथ काला हो जाता है और उसे सार्जेंट थंडर को छोड़ना पड़ता है। शिव किंग तुरंत सार्जेंट थंडर को अपने साथियों के पास फेंक देता है ताकि वे उसे सुरक्षित ले जाएं। इसके बाद शिव किंग का असली युद्ध शुरू होता है। वो बूढ़े आदमी को प्राथमिकता देता है क्योंकि वो जादू प्रयोग करता है। बूढ़ा आदमी शक्तिशाली ताबीज से बचाव करता है और कई प्रेतों को बुलाता है, लेकिन शिव किंग बार बार अपनी मुक्कों से उस पर हमला करते रहता है। शिव किंग के अंदर क्रोध और बदला लेने की आग जलती रहती है क्योंकि बूढ़े आदमी ने सार्जेंट थंडर को मरने से पहले चैन से जीने नहीं दिया। काफी घमासान लड़ाई के बाद शिव किंग की ताकत और उसके स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन की ऊर्जा से बूढ़े आदमी का ताबीज तो नहीं टूटता, लेकिन उसके अंदर की सारी हड्डियां और अंग चूर चूर हो जाते हैं और वो मारा जाता है। अंत में शिव किंग फिर से खून से लथपथ हालत में भी शिविर के मालिक का सामना करता है। शिविर का मालिक शिव किंग के जुनून और ताकत को देखकर डर जाता है। आसपास के लोग भी शिव किंग की वीरता और क्रूरता संकल्प को देखकर हैरान और श्रद्धा से भर जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य भाव शिव किंग का अपने साथी के लिए जुनून, निर्ममता और उसकी असाधारण लड़ाई की क्षमता है, जो पढ़ने वालों को रोमांच और संतोष से भर देता है। कैंप के मालिक ने लड़ाई रोकने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही शिव क्विंग ने कमजोर दिखने का नाटक किया, मालिक ने गोल्डन वज्र वॉरियर थर्ड धर्मा तकनीक से पूरी ताकत से हमला किया। शिव क्विंग ने भी उस समय अपनी सबसे घातक चाल का इस्तेमाल किया। उसने उस मूर्ति के महान दाव वाले घातक वार को दोहराया जिसे उसने मंदिर में देखा था। बैंगनी रोशनी में ढके शिव क्विंग के हाथ के गिरने से एक विशाल दिव्य कृपाण प्रकट हुआ जिसने मालिक को सीधा काट दिया। मालिक के शरीर पर एक सीधी दरार बनी और वह 2 टुकड़ों में बंट गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और शिव क्विंग ने अपने साथी क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर के साथ वहां से निकल गया। अंत में शिव क्विंग ने घायल और अचेत सार्जेंट थंडर को पीठ पर लाद कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में सार्जेंट थंडर की हालत और बिगड़ती गई। जैसे जैसे वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां पहले सिंह का सामना हुआ था, सार्जेंट थंडर ने शिव क्विंग से आखिरी बार बातें की। उसने अपने जीवन की कुछ बातें बताई और कहा कि मृत्यु से डर नहीं लगता, असली डर अकेले मरने का होता है। सार्जेंट थंडर की मृत्यु के बाद शिव क्विंग ने उसे उसी पेड़ के नीचे दफना दिया जहां वे पहले आए थे। शिव क्विंग ने सार्जेंट थंडर की कब्र पर एक पत्थर रखा और वहीं बैठकर रोया। अंत में उसने वो मिठाई खाई जो उसे किसी ने दी थी ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। सार्जेंट थंडर का अंतिम समय शांति से बीता और शिव क्विंग के दिल में उसकी यादें हमेशा के लिए रह गई। कुछ समय की चुप्पी के बाद कैंप मालिक ने जू किंग से कहा कि वे लड़ाई यहीं खत्म कर दें। उसने समझाया कि जू किंग ने सार्जेंट थंडर को बचाया और उसके दुश्मन को मार दिया, इसलिए अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये भी चेतावनी दी कि वो गोल्डन वाजरा वॉरियर सेक्ट का एल्डर है और लड़ाई जारी रखने का मतलब है उस ताकतवर संप्रदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ना। जू किंग ने खून थूकते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया, तभी कैंप मालिक ने धोखा देते हुए अचानक भीषण हमला कर दिया। उसने अपनी सबसे घातक कला गोल्डन वाजरा वॉरियर थर्ड धर्मा का उपयोग किया, लेकिन जू किंग तैयार था। उसने मंदिर में देखी उस दैवी मूर्ति की याद के सहारे पहली बार अपनी गुप्त तलवार कला का प्रयोग किया। साधारण दिखने वाली उस चाल में गहरी शक्ति छुपी थी। जू किंग के हाथ से उतरी वह विशाल जामुनी तलवार सबको चीरती चली गई और कैंप मालिक 2 टुकड़ों में कटकर ढेर हो गया। इसके बाद जू किंग ने अपने घायल साथी सार्जेंट थंडर को कंधे पर उठाया, क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर के साथ कैंप छोड़ दिया। स्कैवेंजर्स ने उसे किड पुकारकर सलामी दी। कैंप के मुख्य गेट पर जू किंग ने क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर से विदा ली। ग्रेसफुल रैप्टर ने उसे गले लगाया और कहा कि वे भी किसी और बेस कैंप में चले जाएंगे। जू किंग ने सार्जेंट थंडर को लेकर जंगल के उसी स्थान पर पहुंचाया जहां पहले भी गए थे। रास्ते में मृतप्राय सार्जेंट थंडर को होश आया। उसने जू किंग से कहा कि उसने सपने में उसे और अपनी पुरानी साथी टाओहोंग को देखा। सार्जेंट थंडर की सांसें कमज़ोर होती रहीं। उन्होंने अंतिम इच्छा के तौर पर शराब मांगी। जू किंग ने दी, पर आखिरी घूंट पीने से पहले ही सार्जेंट थंडर की जान चली गई।
जूकिंग का दिल टूट गया। उसने सार्जेंट थंडर को उसी पेड़ के नीचे दफनाया जहां उनकी यादें जुड़ी थीं। कब्र पर कोई पत्थर नहीं था, पर जूकिंग ने वहां एक पत्थर रखा। फिर उसने उस लड़की का दिया हुआ मीठा टॉफ़ी खाई जो कहा करती थी कि बुरा लगे तो ये खाना। आखिर में जूकिंग चुपचाप वहां बैठा, टॉफ़ी की मिठास के साथ अपने दुख को कुछ हल्का करता हुआ। ये अध्याय बहुत भावुक था। सार्जेंट थंडर का विदा लेना और जूकिंग का अकेला छूट जाना दिल को छू जाता है। MMF।